सो लेट्स स्टार्ट विद इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन होता क्या है? ये इन्फ्लेमेशन एक रिस्पॉन्स होता है ऐसे टिश्यू का जिसमें वेस्कुलर सप्लाई होती है। ये कब होता है? जब कोई इन्फेक्शन या सेल डैमेज होता है। तो इसमें वेस्कुलर टिश्यू क्या करता है, वो ल्यूकोसाइट और जो डिफेंस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो इम्यून सिस्टम के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो नॉर्मली सर्कुलेशन में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो जब इन्फेक्शन या सेल डैमेज होता है तो जो टिश्यू है उसमें कुछ ऐसी रिस्पॉन्स होता है कि वो ल्यूकोसाइट और वो मॉलिक्यूल्स सर्कुलेशन से साइट ऑफ इन्फेक्शन या साइट ऑफ सेल डैमेज पर चले जाए। इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन को हम साइलेंट किलर भी कहते हैं क्योंकि इन्फ्लेमेशन से डायबिटीज़ मेलाइटस 2, अल्जाइमर्स और कैंसर हो सकता है। एंड सिस्टमिक इन्फ्लेमेशन इज सीन इन सेप्सिस। सेप्सिस क्या होता है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इट इज़ डेल्ट इन डिटेल इन द अदर पार्ट ऑफ द वीडियो इन द हीमोडायनेमिक. So what are the mediators of inflammation, or rather what do you mean by mediators? तो mediators क्या होते हैं? जो कि inflammatory response को initiate करे और जो response हो रहा है उसे amplify करे। एंड मीडिएटर्स डिटरमाइन करते हैं इन्फ्लेमेशन का पैटर्न, सिवियरिटी और मैनिफेस्टेशन। ओके, सो नाउ लेट्स से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन एन इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या है? वी आर सीइंग अ नेक्रोटिक टिश्यू, मतलब इस टिश्यू के सेल्स की डेथ हो रही है एंड इधर से माइक्रोब्स अंदर आए। तो ये जो माइक्रोब्स है, ये माइक्रोब्स अंदर आए और माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स अंदर आए जो कि उनके मेटाबॉलिज्म से बने। सो अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इन माइक्रोबियल प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज करें, और दूसरा ये जो टिश्यू की नेक्रोसिस हो गई है उसमें से कुछ सब्सटेंस रिलीज़ हुए, उन्हें रिकॉग्नाइज करें। तो ये 3 तरह के होते हैं: मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल और मास्ट सेल। ये क्योंकि टिश्यू में है तो हम इन्हें क्या कहते हैं? टिश्यू रेजिडेंट सेंटिनल सेल। इन्हें हम एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहते हैं, और एंड दे आर द पार्ट ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। और ये क्या होता है? इनिशिएटिंग स्टिमुलाई। अब जब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, जो ये रिसेप्टर्स हैं, ये माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स और डैमेज सेल के सब्सटेंसेस को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो दे रिलीज सम मीडिएटर्स। ठीक है, लाइक वी डिड मीडिएटर्स का काम क्या होता है? तो मीडिएटर्स कैन बी अमीन्स और साइटोकाइंस। तो मीडिएटर्स क्या करेंगे? ये स्टिमुलेट करते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ ल्यूकोसाइट। अब ल्यूकोसाइट में देयर आर मोनोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट, एंड उसके अलावा क्या होता है? प्लाज्मा प्रोटीन एंड प्लेटलेट्स आर ऑल्सो रिक्रूटेड। मोनोसाइट क्या होता है? मोनोसाइट माइक्रोब्स को इंजेक्ट कर लेते हैं एंड दे बिकम मैक्रोफेज। और मैक्रोफेज का काम क्या है? माइक्रोब्स को इंजेस्ट करना। ग्रेन्युलोसाइट भी ब्लड वेसल के बाहर आ जाते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन भी बाहर आ जाता है। तो ये बाहर क्यों आते हैं? क्योंकि देयर इज़ वेसोडाइलेशन एंड इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। वेसोडाइलेशन की वजह से और परमिएबिलिटी बढ़ने की वजह से देयर इज़ इडीमा। प्लाज्मा प्रोटीन बाहर आके क्या काम करते हैं? माइक्रोब्स और डेड टिश्यू को एलिमिनेट करते हैं। बेसिक और इनमें कौन कौन काम आता है? साइटोकाइंस, ग्रोथ फैक्टर्स और फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या बनाता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स। एंड फिर इनकी क्या होती है? रिपेयर। सो रिपेयर का सिंपल मीनिंग क्या होता है? सीरीज ऑफ इवेंट दैट हील द डैमेज टिश्यू। और रिपेयर में और क्या होता है? जो सर्वाइविंग सेल्स हैं उनकी रीजनरेशन होती है, एंड जो डिफेक्ट्स हो गए हैं उनको उसकी फिलिंग होती है विद कनेक्टिव टिश्यू, एंड इस फिलिंग को क्या कहते हैं? स्कारिंग। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद अक्यूट इन्फ्लेमेशन। अक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होता है? कि मतलब जो इन्फ्लेमेशन लाइक फास्टली आती है। तो 2 तरह की इन्फ्लेमेशन है, अक्यूट और क्रोनिक। अक्यूट मतलब जिसका ऑनसेट फास्ट होता है,
ओके, तो अक्यूट इन्फ्लेमेशन का ऑनसेट फास्ट होता है, मतलब जैसे ही इंजरी हुई कुछ ही मिनट्स या कुछ ही घंटों में अक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है। तो अक्यूट इन्फ्लेमेशन के कुछ हॉलमार्क्स या कार्डिनल साइंस होते हैं जो कि हमें दिखते ही दिखते हैं। तो 5 होते हैं। फर्स्ट इज़ पेन, जिसे डोलर कहते हैं, रेडनेस या रूबर, स्वेलिंग या ट्यूमर, हीट या कैलर और लॉस ऑफ फंक्शन या फिर फंक्शियोलाइसा। तो इसमें से जो पहले 4 है, दीज साइंस वर गिवन बाय सेल्सस, एंड जो लास्ट वाला है, दिस साइन वॉज गिवन बाय वर्चव। सो नाउ व्हाट आर द कॉजेस ऑफ इन्फ्लेमेशन? सो कॉजेज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले वी हैव इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन। तो अब इन्फेक्शन हो गया, तो इन्फेक्शन के बाद कितनी इन्फ्लेमेशन या कितना डैमेज होगा, वो आउटकम डिपेंड करता है टाइप ऑफ पैथोजन पे एंड टाइप ऑफ होस्ट रिस्पॉन्स पे। एक तो इंजरी का कोज और दूसरा इंजरी की रेमेडी, दोनों पे डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन का आउटकम क्या होगा। सो दूसरा कॉजेस टिश्यू नेक्रोसिस, जैसे हमने पिछले फ्लो चार्ट में दिखा कि जो नेक्रोटिक टिश्यू था वो कुछ सब्सटेंस रिलीज़ कर रहा था जो कि रिकॉग्नाइज कर रहे थे हमारे एपीसी, एंड फिर वो कुछ मीडिएटर सिक्रीट कर रहे थे जिसकी वजह से इट वाज कॉजिंग इन्फ्लेमेशन। थर्ड कॉजेस फॉरेन बॉडी। तो अब जो फॉरेन बॉडी है, फॉरेन बॉडीज इन्फ्लेमेशन कैसे प्रोड्यूस करती है? So they can cause inflammation by themselves or by stimulating the tissue injury, या तो खुद से या फिर जो ऑलरेडी टिश्यू इंजरी हुई है उनकी वजह से उसे स्टिमुलेट करेंगे। सो द लास्ट कॉज इज इम्यून रिएक्शन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। तो वो भी क्या करती है, इन्फ्लेमेशन कोज करती है। अब हम देखते हैं जो सेल के रिसेप्टर होते हैं उनमें से सेल मतलब जो सेल के ऊपर रिसेप्टर्स थे उनमें से मोस्ट कॉमन है टूल लाइक रिसेप्टर, जिसे हम TLR कहते हैं। अब ये जो सेल रिसेप्टर है ये 3 तरह के हो सकते हैं, या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, या एंडोसोम पे, या साइटोसोल पे। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसे रिकॉग्नाइज करेगा? ऐसा माइक्रोब जो कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर हो। एंडोसोम पे जो रिसेप्टर होंगे वो ऐसे माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करेंगे जिन्हें कि इंजेस्ट कर लिया गया हो, और जो साइटोसोल में रिसेप्टर होंगे वो ऐसे माइक्रोब्स को रिकॉग्नाइज करेंगे जो कि इंट्रासेल्यूलर हो। अब जो हमारे ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट में रिसेप्टर होता है FC टेल ऑफ एंटीबॉडी के लिए और कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स के लिए। जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो जब ल्यूकोसाइट के रिसेप्टर से बाइंड करते हैं तो दे रिकॉग्नाइज द ऑप्सोनाइज्ड माइक्रोब, मतलब ऐसा माइक्रोब जिसकी ऑप्सोनाइजेशन हो जाए। ऑप्सोनाइजेशन क्या होता है? उस माइक्रोब को किसी चीज़ के साथ कोट कर देना जिससे कि वो फेगोसाइटोसिस के लिए या फेगोसाइट्स को वो ज़्यादा टेस्टी लगे। दूसरा है हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम से भी माइक्रोब्स रिकॉग्नाइज हो जाते हैं। एंड लास्ट है हमारा कलेक्टिन्स प्रोटीन। कलेक्टिन्स क्या करते हैं? ये बाइंड कर जाते हैं माइक्रोब से एंड फिर उन्हें दे किल द माइक्रोब्स। उसके बाद अब बेसिक मैकेनिज़्म कि सेल डैमेज से इन्फ्लेमेशन कैसे होती है। सेल डैमेज, जब हमारा सेल डैमेज हो गया तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स लिबरेट हो जाएंगे या फिर कुछ मॉलिक्यूल्स ऑल्टर हो जाएंगे। इसमें क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? लाइक यूरिक एसिड, ATP, ये क्या यूरिक एसिड जैसे प्रोटीन्स डिग्रेड हो गए, ATP है जैसे न्यूक्लियोटाइड डिग्रेड हो गए, देन देयर इज़ डिक्रीज इन पोटाशियम आयंस, एंड देन वी कैन ऑल्सो दिस मॉलिक्यूल्स कैन बी DNA। तो ये जो भी मॉलिक्यूल्स हैं इन्हें रिकॉग्नाइज, अब ये मॉलिक्यूल्स जितने भी हैं ये साइटोप्लाज्म में है, तो इन्हें रिकॉग्नाइज कौन करेगा? साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, जिन्हें हम कहते हैं नोड लाइक रिसेप्टर। अब ये जो रिसेप्टर्स पे जब ये रिकॉग्नाइज हो जाते हैं तो हमारा साइटोसोल में एक कॉम्प्लेक्स होता है विच इज़ अ मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लामासोम। तो ये साइटोसोलिक रिसेप्टर्स
उन मॉलिक्यूल्स को आइडेंटिफाई करके इन इन्फ्लामासोम्स को स्टिमुलेट करेंगे। और ये इन्फ्लामासोम क्या करेंगे, ये साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 1 की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करेंगे। इंटरल्यूकिन 1 का काम क्या होता है, ल्यूकोसाइट को रिक्रूट करना, एंड देन दिस ल्यूकोसाइट विल कॉज इन्फ्लेमेशन। अब ये तो था पैथोलॉजिकल कंडीशन में, लेकिन जब ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में हो तो उसे हम कहते हैं गेन ऑफ फंक्शनल म्यूटेशन। तो इससे क्या होता है, ऑटो इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम। तो ये ऑटो इन्फ्लामेटरी सिंड्रोम कौन से होते हैं, इट कैन बी गाउट, एल्जाइमर्स, या फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम एट्सेट्रा। सो इसके ट्रीटमेंट क्या होती है, इंटरल्यूकिन 1 के एंटागोनिस्ट। सो नाउ लेट्स कम टू द एक्यूट इन्फ्लेमेशन। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में कुछ टर्म्स होती है जो कि हमें पहले पता होनी चाहिए। फर्स्ट इज एक्सुडेट। एक्सुडेट क्या होता है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड जिसमें प्रोटीन्स और सेल्यूलर डेब्रिस की अमाउंट ज़्यादा हो। ट्रांसुडेट क्या होता है, जिसमें प्रोटीन कम हो लेकिन एल्ब्यूमिन ज़्यादा हो, इसकी सरफेस ग्रेविटी कम होती है। एंड ट्रांसुडेट प्रोड्यूस होता है जब कभी देर इज़ एन इम्बैलेंस इन ऑस्मोटिक प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, बट देर इज़ नो इंक्रीज इन परमिएबिलिटी। एडिमा में देर इज़ बोथ एक्सुडेट एंड ट्रांसुडेट। पस, व्हाट इज पस? पस इज़ एन एक्सुडेट। सो नाउ जब भी हम अक्यूट इन्फ्लेमेशन पढ़ते हैं, अक्यूट इन्फ्लेमेशन में वी नीड टू डू फर्स्ट ऑफ ऑल द वेस्कुलर चेंजेस। इन्फ्लेमेशन में सबसे पहले द डेफिनेशन वॉज कि इट इज़ अ रिस्पॉन्स ऑफ वेस्कुलराइज्ड टिश्यू। तो जो वेसल्स है उनमें कुछ चेंज होंगे। सबसे पहले देयर इज़ वेजोडाइलेशन। वेजोडाइलेशन इज़ ड्यू टू हिस्टामिन। हिस्टामिन मेनली एक्सेस आर्टीरियोल्स। अब आर्टीरियोल्स की डायलेशन हुई तो देयर इज़ ओपनिंग ऑफ न्यू कैपिलरी बेड्स, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। एंड ये ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होने की वजह से देयर इज़ प्रोडक्शन ऑफ हीट एंड रेडनेस, जिसे हम कहते हैं एरिथमा। दूसरा चेंज क्या होता है, permeability of microvasculature is increased which leads to formation of exudate. थर्ड क्या आता है कि फ्लूइड का लॉस हो रहा है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ, फ्लूइड का लॉस हो रहा है और जो ब्लड वेसल है उसका डायमीटर बढ़ रहा है, तो ब्लड फ्लो की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से विस्कोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड रुकने लग जाएगा, विच इज़ नोन एज स्टेसिस। स्टेसिस की वजह से देयर इज़ लोकलाइज्ड रेडनेस एंड वेस्कुलर कंजेशन। इसके बाद क्या होता है कि ल्यूकोसाइट, जिसमें मेन है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल एंडोथीलियम के अलोंग आ जाता है। मतलब नॉर्मली वो वेसल के बीच में फ्लो करता है, लेकिन स्टेसिस की वजह से एंडोथीलियम की पेरिफेरी, मतलब ब्लड वेसल की पेरिफेरी पे आ जाता है। तो अब ये एंडोथीलियल सेल है स्टिम्युलेटेड बाय द मीडिएटर्स। यहाँ पे मीडिएटर कौन है, एडेशन मॉलिक्यूल। तो इन एडेशन मॉलिक्यूल की वजह से जो ल्यूकोसाइट है वो एंडोथीलियम से जाके चिपक जाएंगे। सो इनमें से अर्लीस्ट साइन इज वेजोडाइलेशन, लेकिन हॉलमार्क क्या है, परमिएबिलिटी का बढ़ना। तो ये कब देखने को मिलता है, इन सम फॉर्म्स ऑफ माइल्ड इंजरी जैसे कि बर्न्स, यूवी रेडिएशंस, बैक्टीरियल टॉक्सिन। सो ये सब शुरू कब होता है, तो ये जो भी चेंजेस थे, जो हमने भी वेस्कुलर चेंजेस पढ़े, ये 2 to 12 आवर्स में बिगिन होते हैं एंड दे लास्ट फॉर आवर्स और डेज। एंड द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज सनबर्न। जो थर्मल बर्न होता है उसमें भी ऐसे स्टेजेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है केमिकल मीडिएटेड एंडोथीलियम कॉन्ट्रैक्शन एंड उसके बाद होता है ल्यूकोसाइट डिपेंडेंट एंडोथीलियल इंजरी। सो नाउ वी विल सी प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमिएबिलिटी। नॉर्मली क्या होता है कि ये एक वेसल है एंड वेसल के ल्यूमन में वी हैव ल्यूकोसाइट एंड प्लाज्मा प्रोटीन and the endothelium is intact,
एंड अभी इसमें क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेशन में जो ये एंडोथेलियल सेल्स है उनकी कॉन्ट्रैक्शन हो रही है या फिर रिट्रैक्शन हो रही है. सो ये क्यों होता है? इट इज़ इंड्यूस्ड बाय हिस्टामिन्स एंड अदर मीडिएटर्स सच एज प्रेडिकाइनिन या ल्यूकोट्राइन. तो ये जो चीज़ है ये काफ़ी रैपिड और शॉर्ट लिव्ड होती है. शॉर्ट लिव्ड का मतलब सिर्फ 15 to 30 मिनट्स के लिए. एंड क्योंकि ये रैपिड होती है सो वी कॉल इट इमीडिएट. एंड शॉर्ट लिव्ड होती है इसलिए वी कॉल्ड इट ट्रांसिएंट. तो ये क्या है? इमीडिएट ट्रांसिएंट रिस्पॉन्स. उसके बाद वी हैव एंडोथेलियल इंजरी. तो एंडोथेलियल इंजरी का कोज क्या होता है? थर्मल बर्न्स या फिर माइक्रोबियल टॉक्सिन. ये काफ़ी रैपिड होती है और ये लॉन्ग लिव मतलब आवर्स टू डेज तक जाती है. तो इसमें क्या होता है कि हमने पीछे पढ़ा कि जो न्यूट्रोफिल्स है वो एंडोथेलियम से जाके चिपक जाते हैं. तो ये जो न्यूट्रोफिल्स है वो एंडोथेलियल सेल को इंजर कर देंगे जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन विल बी स्टिमुलेटेड. सो नाउ इन्फ्लेमेशन के कारण वेस्कुलर परमेबिलिटी इज इंक्रीज्ड जिसकी वजह से जो इडीमा का फ्लूइड है वो अक्यूमुलेट हो जाता है जो कि लिम्फेटिक फ्लो में जाता है. तो लिम्फ फ्लो इंक्रीज. तो अब लिम्फ फ्लो में क्या होगा? फ्लूइड होंगे, ल्यूकोसाइट होगा, सेल डेब्रिस होगा और माइक्रोब्स होंगे. ये सभी किधर चले जाते हैं? लिम्फ में. तो अब क्या हो जाए? लोड बढ़ रहा है लिम्फेटिक सिस्टम में. तो जो लिम्फेटिक वेसल्स है वो प्रोलिफरेट होते हैं. So this leads to secondary inflammation of lymphatic which is known as lymphangitis. Okay. उसके बाद when there is inflammation of lymph node it is known as lymphadenitis. And lymphadenitis का कोज क्या होता है? पहला है hyperplasia of lymphatic follicle and दूसरा है increased number of lymphocyte. So now this was about some basic mechanism of inflammation, the vascular changes. Now we will see कि जब भी there is bacterial infection we get to see telltale sign. telltale sign क्या होता है कि जो भी जहाँ पे भी wound होता है उस स्किन के पास red streaks आ जाती है and this is due to lymphangitis. And इसमें it can be accompanied by lymphadenitis also. सो नाउ वी विल सी कि अभी हमने देखा वेस्कुलर चेंजेस क्या होते हैं. वेस्कुलर चेंजेस में हमने अभी तक क्या देखा कि देयर इज़ इंक्रीज परमेबिलिटी, वेजोडाइलेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सुडेट. अब हम उससे आगे जाते हैं. तो पहले हम नॉर्मल देखते हैं क्या आता है कि जो RBCs होते हैं वो सेंट्रल एक्सिस में मूव करते हैं जिसकी वजह से जो WBC है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं टुवर्ड्स द वॉल ऑफ द वेसल मतलब पेरिफ्री में. तो अब जब स्टेसिस हो रहा है, स्टेसिस जब होता है तो क्या हो जाता है कि WBC पूरी तरह पेरिफेरल पोजीशन में चले जाते हैं बिल्कुल अलोंग द एंडोथेलियल सरफेस. अब ये जो WBC की रीडिस्ट्रीब्यूशन इंक्रीज़ हो रही है, ये जो WBC की रीडिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं मार्जिनेशन. अब क्या हो रहा है कि क्योंकि पेरिफेरी में जा रहे हैं तो WBC की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है जिसकी वजह से एक सिग्नल रिसीव होता है विच लीड्स टू रोलिंग. तो जो WBC है वो एंडोथेलियम पे रोल करते रहते हैं एंड एकदम रोल करते करते वो चिपक जाते हैं विच इज़ नोन एज एडहेशन. अब एडहेशन इज़ मीडिएटेड बाय एडहेशन मोलिक्यूल्स एंड इनका एक्सप्रेशन इज़ इंक्रीज्ड बाय साइटोकाइंस. सो ये साइटोकाइंस कौन रिलीज़ कर रहा था? जैसे हमने फर्स्ट फ्लो चार्ट में देखा था, सेंटिनल सेल्स. सो नाउ दिस इज़ अ स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट वी डिड. तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो ल्यूकोसाइट है, ल्यूकोसाइट के ऊपर एक प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है विच इज़ नोन एज सियालाइल ल्यूविस एक्स मॉडिफाइड ग्लाइकोप्रोटीन. अब रोलिंग स्टार्ट हो रही है. तो रोलिंग में क्या है कि ये सिलेक्टिन से जाके बाइंड हो रहा है ग्लाइकोप्रोटीन. एंड सिलेक्टिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, P सिलेक्टिन एंड E सिलेक्टिन. ठीक है, ये दोनों किधर है? एंडोथेलियम पे. सो सिलेक्टिन क्या मीडिएट कर रहे हैं? रोलिंग.
अब क्या आ रहा है कि देयर इज़ ऑल्सो इंटीग्रिन इज़ प्रेजेंट। तो जैसे ही इंटीग्रिन जैसे ही जो हमारा ल्यूकोसाइट है वो एंडोथीलियम से जाके अटैच हो जाता है, तो जो इंटीग्रिन है, इंटीग्रिन कम्स इन हाई एफिनिटी स्टेट विच लीड्स टू एडहेशन। सो इंटीग्रिन्स मीडिएट एडहेशन एंड उसके बाद जो हमारा ल्यूकोसाइट है वो एंडोथीलियम की वॉल से बाहर चला जाता है, मतलब ब्लड वेसल से बाहर चला जाता है। So now selectins are of three types: LEP. L and E are present on endothelium. P is present on platelet. Integrins are present on the neutrophil, on the leukocytes. So now we come to transmigration, which is also known as diapedesis. ट्रांसमाइग्रेशन ये किधर होती है? पोस्ट कैपिलरी वेन्यूल्स में। एंड इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारी एंडोथीलियम है, एंडोथीलियम इंटैक्ट है, मतलब कोई इंजरी नहीं है, उसके थ्रू माइग्रेट करना। एंड इसे मीडिएट कौन करता है? एडहेशन मॉलिक्यूल, जो कि इंटरसेलुलर जंक्शन पे होते हैं। एक एडहेशन मॉलिक्यूल है CD31 या PECAM1, विच आर मेंबर्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन सुपर फैमिली। ये क्या करते हैं? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को पियर्स करते हैं बाय सिक्रीटिंग कोलाजिनेस, एंड उसे पियर्स करके ये एक्स्ट्रा वेस्कुलर स्पेस में आ जाते हैं। उसके बाद अब ये बाहर तो आ गए, अब इन्हें साइट ऑफ इंजरी में जाना है, तो वहाँ तक इनका गाइड बन के कौन जाएगा? कुछ केमिकल ग्रेडियंट। सो लोकोमोशन अलोंग दिस केमिकल ग्रेडियंट इज़ नोन कीमोटैक्सिस। तो ये कीमो एट्रैक्टेंट्स होते कौन है, मतलब इनके गाइड कौन है जो लेके जाएंगे? सो दे कैन बी इधर एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस क्या आता है? बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स, एनफॉर्माइल मिथ्योनिन, टर्मिनल अमीनो एसिड और कुछ लिपिड्स। एंडोजीनस क्या आता है? साइटोकिन, C5a, एराकिडोनिक एसिड के मेटाबोलाइट्स। ये क्या करते हैं? जो ल्यूकोसाइट है उसके सरफेस पर G प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, तो ये जो कीमो एट्रैक्टेंट्स है उनसे बाइंड करेंगे, सेकेंडरी मैसेंजर को स्टिमुलेट करेंगे, जो कि जो सेल है हमारा, जो ल्यूकोसाइट को मूव करना है, जिस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है उस एज को कहते हैं लीडिंग एज। वहाँ पे वो एक्टिन की पॉलीमराइजेशन करवाएंगे और पीछे वाली साइड मायोसिन की लोकलाइजेशन करवाएंगे, जिसकी वजह से जो लीडिंग एज है वो मूव करेगी बाय द हेल्प ऑफ इट्स फाइलोपोडिया। सो ये जो ल्यूकोसाइट का इनफिल्ट्रेट आ रहा है, मतलब ल्यूकोसाइट तो कितने तरह के होते हैं, तो कौन सा ल्यूकोसाइट आएगा उस इनफिल्ट्रेट में, वो डिपेंड करता है स्टिमुलस के टाइप पे और कितनी देर तक स्टिमुलस आया। सो मोस्टली फर्स्ट 6 to 24 आवर्स में हमें न्यूट्रोफिल दिखता है एंड देन हमें मोनोसाइट दिखता है। सो न्यूट्रोफिल क्यों दिखता है पहले? सबसे पहला कॉमन रीज़न क्योंकि उसका नंबर बहुत ज़्यादा है। दूसरा कि जो कीमोकाइंस थे वो उससे रिस्पोंड बहुत जल्दी करता है। एंड द थर्ड रीज़न कि वो एडेशन मॉलिक्यूल से काफ़ी फॉर्मली अटैच्ड होता है। लेकिन न्यूट्रोफिल शॉर्ट लिव्ड होते हैं, इसलिए हमें बाद में मोनोसाइट दिखते हैं। मोनोसाइट लॉन्ग लिव्ड होते हैं एंड वो शायद प्लोरीफिलेट भी करते हैं। डोमिनेंट सेल क्या होते हैं? सूडोमोनास इन्फेक्शन में न्यूट्रोफिल, वायरल इन्फेक्शन में लिम्फोसाइट्स, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में लिम्फोसाइट्स, मैक्रोफाज और प्लाज्मा सेल्स, हेलमिंथस इन्फेक्शन और एलर्जी में इस्नोफिल्स। सो नाउ दिस इज़ a slide of myocardium after the ischemic necrosis. तो जो फर्स्ट इमेज है वो है अर्ली, मतलब अर्लियर पिक्चर दिखा रहे हैं। तो अर्ली में हमें क्या दिख रहा है? न्यूट्रोफिल दिख रही है, ठीक है, न्यूट्रोफिल का इनफिल्ट्रेट है और ब्लड वेसल कंजेस्टेड है। एंड जो लेटर स्टेज है उसमें क्या है? मोनोसाइट्स। ओके, सो दिस इज द like difference in the leukocyte infiltrate in early and the late stages. So अब हम आते हैं फेगोसाइटोसिस पे। फेगोसाइटोसिस के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला रिकग्निशन और अटैचमेंट, देन एनगल्फमेंट
एंड फिर किलिंग एंड डिग्रेडेशन, मतलब पहले पहचानो, फिर अपने पे अटैच करो, फिर उसे अपने अंदर लो एंड फिर उसे मार दो एंड उसे डिग्रेड कर दो। अब ये जो फेगोसाइट्स होते हैं उस पर 3 तरह के रिसेप्टर होते हैं, मैनोज रिसेप्टर, स्कैवेंजर रिसेप्टर और रिसेप्टर फॉर ऑप्सोनिन। जो मैनोज रिसेप्टर है वो बाइंड करेंगे मैनोज से और फ्यूकोज से। ये किसके रेजिड्यूज़ होते हैं, माइक्रोबियल सेल वॉल में जो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड होते हैं। और जो मेमेलियन ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड है उसमें होता है सियालिक एसिड, तो वो उनसे बाइंड नहीं करते। और जो स्कैवेंजर रिसेप्टर है दे बाइंड टू ऑक्सीडाइज्ड एलडीएल। 3 तरह के ऑप्सोनिन्स होते हैं, IgG, C3b और प्लाज्मा लेक्टिन। प्लाज्मा लेक्टिन कैन बी मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन और कलेक्टिन। ये जब बाइंड कर लेते हैं तो इट फॉर्म्स फेगोसोम। फेगोसोम जब लाइसोसोम से बाइंड होता है तो इट बिकम्स फेगोलाइसोसोम। तो जो फेगोसाइटोसिस है ये डिपेंडेंट होती है ऑन पॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन। सो नाउ these are the properties of neutrophil and macrophage। ये दोनों फेगोसाइट्स होते हैं। So now तो अब हम देखेंगे कि जो सेल मतलब जो रिसेप्टर्स होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। पहला है जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, दे आर स्टिमुलेटेड बाय एन फॉर्माइल मेथियोनिल पेप्टाइड्स, कीमोकाइंस, लिपिड मीडिएटर। तो इसमें इन क्या हो रहा है कि अच्छा पहले हम देखेंगे रिकग्निशन। दूसरा है हमारा टोल लाइक रिसेप्टर, देन वी हैव साइटोकाइन रिसेप्टर, देन वी हैव फेगोसिटिक रिसेप्टर। ये सभी से आगे क्या होगा, ल्यूकोसाइट की एक्टिवेशन। ल्यूकोसाइट की एक्टिवेशन का क्या मतलब है कि जब जो माइक्रोब्स की रिकग्निशन हो रही है तो ल्यूकोसाइट में कई रिस्पॉन्स इंड्यूस हो जाते हैं विच इज़ नोन एज एक्टिवेशन। ओके, सो अब क्या हुआ कि जो GPCR में आ रहे थे दे इंड्यूस साइटोस्केलेटल चेंजेस एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन विच विल इंक्रीज द इंटीग्रिन एविडिटी जो कि एडहेशन करवाएगी। देन इट ऑल्सो इंक्रीज कीमोटेक्सिस। जो हमारे TLR थे और साइटोकाइन रिसेप्टर थे ये मीडिएटर्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को एम्पलीफाई करेंगे। एंड जो फेगोसिटिक रिसेप्टर थे और साइटोकाइन रिसेप्टर थे दे प्रोड्यूस ROS एंड दे इंड्यूस फेगोसाइटोसिस जिसकी वजह से माइक्रोब्स आर किल्ड। So no. Thanks for watching. The part 2 will be uploaded really soon. Do like, share and subscribe.